हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस.com। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप अपना पढ़ाई को अच्छा से कर रहे होंगे। इस बार इतना अच्छा से मेहनत करो कि सिलेक्शन को एकदम छीन लो दोस्तों। ठीक है, परेशानियां तो जिंदगी का क्या है, एक हिस्सा है। एक कहा जाता है ना कि परेशानियों का आना द पार्ट ऑफ लाइफ और परेशानियों से निकलना द आर्ट ऑफ लाइफ है दोस्तों। तो परेशानियों से निकलने का, परेशानियों में भी अपनी तैयारी को अंजाम तक पहुंचाने का दोस्तों प्रयास करो। ठीक है, चलिए हम लोग अपना जो है करंट का जो सीरीज लेके चल रहे हैं उसमें हम लोग आज 22 फरवरी 2023 को लेकर आए आपके सामने और उसके साथ जो स्टैटिक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए फरवरी 2023 में खजुराहो नृत्य उत्सव कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में। ठीक है, और ये कितने नंबर का संस्करण था? तो 49वां संस्करण था, याद रखिएगा। ये हो सकता है कभी कभी क्या करता है कि, और इसका जो शुरुआत हुआ था दोस्तों वो 1975 में हुआ था। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। और खजुराहो मंदिर जो है ये भी मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। ठीक है, और किस वंश के शासकों ने बनाया था? तो चंदेल शासकों ने बनाया था। और ये कौन सा शैली में है दोस्तों? तो पंचायतन शैली में है। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश से कुछ रिलेटेड बातों को भी आप याद रखिएगा कि जो है मध्य प्रदेश में इतना तो बात आप बिल्कुल याद रखिएगा। और करंट से रिलेटेड जो है आपका जो है प्रवासी भारतीय सम्मेलन, प्रवासी भारतीय सम्मेलन, प्रवासी भारतीय सम्मेलन ये कहाँ हुआ दोस्तों? इंदौर में हुआ, आपको पता ही है। और प्रवासी भारतीय दिवस कब से मनाते हैं? तो 2003 से मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी 21 वर्ष के बाद दक्षिण अफ्रीका से आए थे। दक्षिण अफ्रीका से आए थे, इस चीज को भी आप याद रखिएगा। और कौन सा जहाज से आए थे? तो याद रखिएगा अरेबिया जहाज से आए थे। और अरेबिया जहाज से ये दक्षिण अफ्रीका से आए थे दोस्तों। और अपोलो बंदरगाह पर, मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर ये उतरे थे। अपोलो बंदरगाह कहाँ पर है? मुंबई, ये उतरे थे। तो इतना फैक्ट आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे दोस्तों एक और याद रखिएगा। तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में हुआ। प्रवासी भारतीय दिवस 2003 से मनाते हैं। और प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी 21 वर्ष बाद दक्षिण अफ्रीका से आए थे दोस्तों, इसलिए। कौन सा जहाज से आए थे? अरेबिया जहाज से आए थे दक्षिण अफ्रीका से। और अपोलो बंदरगाह मुंबई पे उतरे थे। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए और भी याद रखिएगा, इंदौर में हुआ आपका प्रवासी भारतीय सम्मेलन। और आपको एक यहां से बता दे कि पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स, कभी कभी ये सीरीज भी पूछ दिए जाते हैं। तो पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 2023 हुआ दोस्तों, ये भी कहां हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ। इस चीज को याद रखिएगा। और प्रथम स्थान कौन सा टीम का रहा, कौन सा राज्य का रहा? तो महाराष्ट्र का रहा। इसको भी आप याद रखिएगा। इसका शुभंकर क्या था दोस्तों? तो इसका शुभंकर है, याद रखिएगा, आशा, और इंग्लिश में याद रखिएगा होप। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में एक योजना भी चल रहा है, लाडली लाडली बहन योजना। ये आपको मध्य प्रदेश में ही चल रहा है दोस्तों, इसको भी आप याद रखिएगा। तो पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी आपको क्या हुआ? मध्य प्रदेश में 2023 में। प्रथम स्थान कौन सा टीम का रहा? महाराष्ट्र का। शुभंकर क्या था? आशा। और लाडली बहन योजना भी कहाँ चल रहा है? आपको मध्य प्रदेश में। सब याद रखिएगा। और एक बात और बता दे दोस्तों कि आपको यहाँ पर एक चीज और आपको बता दे कि यहाँ पर मान लीजिए कि जो है आपको पता है सतपुड़ा श्रेणी में एक मैकाल पर्वत श्रेणी है। और मैकाल पर्वत श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक। मैकाल पर्वत श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है कौन है? अमरकंटक। और अमरकंटक से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? नर्मदा। जिसका नाम क्या है? नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी पर कुछ बांध है मध्य प्रदेश में, तो उसको आप याद कर लीजिएगा। कौन कौन है? बरही बांध, बरही बांध। ठीक है, फिर है ओंकारेश्वर बांध, ओंकारेश्वर बांध, ये भी नर्मदा नदी मध्य प्रदेश पर है, याद रखिएगा। एक है इंदिरा सागर बांध, इंदिरा सागर बांध, इंदिरा सागर बांध, ये भी मध्य प्रदेश में है दोस्तों।
एक और मध्य प्रदेश में है मंडलेश्वर बांध। मंडलेश्वर बांध ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर ही है, याद रखिएगा। और एक और बांध है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध याद रखिएगा। सरदार सरोवर बांध जो है ये भी नर्मदा नदी पर है, लेकिन ये राज्य आ जाएगा गुजरात, याद रखिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट है। और पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी भी कौन है दोस्तों? तो नर्मदा नदी है। इस चीज को भी आप याद रखिएगा कि पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? नर्मदा नदी। या अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा नर्मदा नदी, क्योंकि इधर में क्या है? अरब सागर है। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। और यही सरदार सरोवर बांध जब बन रहा था तो याद रखिएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन, यानी कि नर्मदा बचाओ आंदोलन एक शुरू हुआ था मेघा पाटेकर के द्वारा। नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों? तो मेघा पाटेकर के द्वारा। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर याद रखिएगा मैकाल पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन है? अमरकंटक। और अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा। और नर्मदा नदी पर कौन कौन से बांध है मध्य प्रदेश में? बरही बांध है, ओंकारेश्वर बांध है, इंदिरा सागर बांध है, मंडलेश्वर बांध है, ये मध्य प्रदेश में है। और सरदार सरोवर बांध कौन सा नदी पर है दोस्तों? नर्मदा नदी पर है, लेकिन राज्य क्या है? गुजरात। और इसी पर नर्मदा बचाओ आंदोलन को लेकर याद रखिएगा मेघा पाटेकर ने आंदोलन चलाया था। ये भी आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा। आगे जो है आपका ये सब याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षाओं के लिए। विराट कोहली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये भी आपके परीक्षाओं के लिए क्या है दोस्तों? काफी इंपॉर्टेंट है। अगला जो खंड आपको हम लोग चल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? इस चीज को याद रखिएगा कि आपको क्या याद करना है? आपको याद रखना है कि यहां पर जो है सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले, सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं भारत के? तो शुभम गिल। कौन बन गए हैं? शुभम गिल। सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले कौन बन गए हैं? ईशान किशन। ईशान किशन, इसको भी आप याद रखिएगा। ईशान किशन। अगर पूछेगा कि सबसे युवा क्रिकेटर जो दोहरा शतक लगाए हैं, सबसे युवा क्रिकेटर जो दोहरा शतक लगाए हैं उनका नाम क्या है? तो शुभम गिल। उनका नाम क्या है दोस्तों? तो शुभम गिल। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा कि आईसीसी की स्थापना कब हुआ था? 1909 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई। और आईसीसी के हेड कौन है? ग्रेग ब्राकले हैं। आईसीसी के हेड कौन है? ग्रेग ब्राकले है। और बीसीसीआई के हेड कौन है? बीसीसीआई के हेड कौन है? तो याद रखिएगा रोजर बिनी। ये परीक्षा में भी हाल में पूछे गए हैं और सचिवालय सहायक सेकंड सीटिंग में भी ये प्रश्न आया था। इस चीज को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे जो है याद रख लेना इसमें कि नागालैंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो ला गणेशन बने हैं। नागालैंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो ला गणेशन बने हैं। इस चीज को भी आप याद रखिएगा कि नागालैंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? ला गणेशन। अच्छा, ये चीज याद रखिएगा, कभी कभी परीक्षाओं में पूछ दिए जाते हैं कि हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल त्योहार जो है ये नागालैंड में मनाया जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा कि हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो नागालैंड में मनाया जाता है। ये भी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब राज्यपाल से संबंधित कुछ आर्टिकल है जो आपके परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए 153 जो अनुच्छेद कहता है कि राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। राज्यों में राज्यपाल होगा। तो याद रखिएगा ये वर्णन किस में है? 153 में। और एक सब याद रखिएगा कि एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ऐसा किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो 7वां संविधान संशोधन 1956। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक
या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ऐसा वर्णन कौन सा संविधान संशोधन में कहा गया? 7वां संविधान संशोधन। और ये कब आया? 1956 में। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। 154 में क्या है? अनुच्छेद 154 में क्या है कि राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्ति, राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्ति, राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्ति, याद रखिएगा, राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्ति है अनुच्छेद 154 में। याद रखिएगा दोस्तों। अनुच्छेद 155 में क्या है? तो अनुच्छेद 155 में है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। लेकिन किसके सलाह पर करेगा? तो मंत्री परिषद की सलाह पर। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। लेकिन किसके सलाह पर? मंत्री परिषद के सलाह पर। तो 153 में राज्यों में राज्यपाल होंगे और एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का क्या हो सकते हैं? राज्यपाल हो सकते हैं। ऐसा 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत कहा गया। 154 में क्या कहा गया कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति, यानी कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 154 में। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा अनुच्छेद 155 में। इसको याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अनुच्छेद जो है 155 याद रखिएगा। अनुच्छेद जो है 156 क्या कहता है कि राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल। तो राज्यपाल का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। लेकिन 5 साल के पहले भी उसको पद से हटाया जा सकता है, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को क्या करता है? धारण करता है। याद रखिएगा। अनुच्छेद 157 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 157 में है राज्यपाल की योग्यता। अनुच्छेद 157 157 में क्या है दोस्तों? तो राज्यपाल की योग्यता का वर्णन है। याद रखिएगा अनुच्छेद 157 में, ठीक है। और अनुच्छेद 159 में क्या है दोस्तों? राज्यपाल का शपथ। राज्यपाल का शपथ का वर्णन किसमें है दोस्तों? तो राज्यपाल का शपथ का वर्णन है अनुच्छेद 159 में। और राज्यपाल को शपथ दिलाता कौन है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उसको शपथ दिलाता है। और एक एक्स्ट्रा आर्टिकल मेरे तरफ से याद कर लीजिएगा आपके लिए, ठीक है। अनुच्छेद 200 में क्या है कि अगर राज्यपाल को लगता है कि किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित करना चाहिए, तो राज्यपाल किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित कर लेता है। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है दोस्तों? 200 में है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सब आर्टिकल्स है जो आपको परीक्षाओं में फायदा करेगा, ठीक है। आगे देखिए, दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2023 फिल्म ऑफ द ईयर पूछेगा तो RRR, याद रखिएगा। अगर बेस्ट फिल्म पूछेगा तो कश्मीर फाइल्स, बेस्ट एक्टर पूछेगा तो रणबीर कपूर और फिल्म का क्या नाम है? ब्रह्मास्त्र। अगर बेस्ट एक्ट्रेस पूछेगा तो आलिया भट्ट, याद रखिएगा इनकी फिल्म आई थी गंगूबाई, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, कोई फिल्म के लिए पूछ देगा तो क्या मारिएगा? गंगूबाई, ठीक है। यूपीआई ने किस देश के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया है? तो सिंगापुर। और यूपीआई जिसमें आप पैसा ट्रांसफर करते हो। अब आपको कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है दोस्तों कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई? यूपीआई का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या नाम है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसको भी आप याद रखिएगा दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क कहां बना दोस्तों? नागपुर, महाराष्ट्र में। और इस दिव्यांग पार्क का क्या नाम है? अनुभूति दिव्यांग पार्क। या कोई परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं दोस्तों। एक चीज और आपको बता दे कि महाराष्ट्र में कभी कभी क्या होता है, ये गुजरात है और गुजरात में महाराष्ट्र है और पर्वतों के बारे में पूछ दिए जाते हैं। तो अजंता की पहाड़ी, अजंता, ठीक है। और उसके बाद क्या है? सतमाला, सतमाला पहाड़ी और बालाघाट, बालाघाट पहाड़ी और हरिश्चंद्र। ये सभी पहाड़ियां जो है, हरिश्चंद्र पहाड़ी, ये सभी कहां पर है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में। कौन कौन? अजंता की पहाड़ी, सतमाला, बालाघाट और हरिश्चंद्र। ये सभी पहाड़ियां कहां हैं? तो महाराष्ट्र में। बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज जान लीजिए कि जो अजंता पूछता है कौन सी एक पर्वत है या पहाड़ी है जिसका विस्तार सिर्फ एक ही राज्य में है, तो अजंता की पहाड़ी। अजंता की पहाड़ी का विस्तार सिर्फ एक ही राज्य में है, महाराष्ट्र। बाकी कुछ कुछ अन्य राज्यों से टच कर जाते हैं, लेकिन बेसिकली महाराष्ट्र में ही है, लेकिन कुछ कुछ इसका बॉर्डर अन्य राज्यों से भी टच कर जाते हैं। लेकिन अजंता की जो पहाड़ी है ये एक ही मात्र राज्य में स्थित है, वो है महाराष्ट्र।
लेकिन आपको चारों याद रख लेना है। अजंता की पहाड़ी, सतमाला और बालाघाट और हरिश्चंद्र की पहाड़ी है, ये सभी कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में है। एकदम घूर के पी जाइएगा, ठीक है। आगे जो है, सुपोषित मां अभियान की शुरुआत किसने किया? तो ओम बिरला साहब ने किया। सुपोषित मां अभियान, जब तक मां सुपोषित नहीं होगी तो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म नहीं देगी दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा, सुपोषित मां अभियान की शुरुआत किसने किया? तो ओम बिरला ने। अब देखो दोस्तों, ओम बिरला क्या है? हमारे लोकसभा के अध्यक्ष है। तो आपको कल भी बताए थे कि अनुच्छेद 93 में क्या है दोस्तों, कि लोकसभा और के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नियुक्ति के बारे में है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। और जब भी किसी साधारण विधेयक पर या वित्त विधेयक पर क्या होता है दोस्तों, जब भी विवाद होता है तो क्या होता है, जो राष्ट्रपति है वो क्या करते हैं? संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। और संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत बुलाते हैं? 108। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच में यदि साधारण विधेयक और वित्त विधेयक पर कुछ क्या हो जाए, विवाद हो जाए, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत क्या करते हैं? संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। राष्ट्रपति 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं लोकसभा का और राज्यसभा का, ठीक है। और इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है दोस्तों? 118 के 4 में। यानी कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। वो कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। और इस लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा। इसका वर्णन किस आर्टिकल में है दोस्तों? 118 के 4 में। यानी कि अगर कोई संयुक्त अधिवेशन, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत, तो अनुच्छेद 118(4) के तहत इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। तो याद रखिएगा, ये सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हुआसोंग, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि साइंस एंड टेक का भी क्वेश्चन परीक्षाओं में आ जाते हैं। जैसे दरोगा में पूछा था कि जिरकॉन जो मिसाइल है किस देश ने लॉन्च किया था? रशिया। तो उसी तरीके से हुआसोंग 15 नामक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल किस देश ने लॉन्च किया? उत्तरी कोरिया। पगला यहाँ का वहां का जो शासनाध्यक्ष है वो क्या है? जिम योंग। एकदम पगला टाइप का है, कुछ भी कर सकता है। ये अमेरिका को डराने के लिए हुआसोंग 15 नामक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को क्या किया है? लॉन्च किया है। याद रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी कि हाल ही में भारत स्वदेशी ऑटोमेटेड ट्रेन सुपरविजन सिस्टम IATS को लॉन्च किया है। मतलब कि ट्रेनों का सुपरविजन करने के लिए ऑटोमेटेड सिस्टम है, उसका नाम क्या है? IATS। जो ट्रेनों का जो दुर्घटना हो उसको कम करने के लिए, यानी कि ट्रेन का दुर्घटना कम हो और ट्रेनों का दुर्घटना हो ही नहीं, इसको निगरानी रखेगा कि ट्रेनों का दुर्घटना को रोका जाए। काफी इंपॉर्टेंट है। और इसका निर्माण कौन किया है दोस्तों? दिल्ली मेट्रो और भेल मतलब भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने किया है। अच्छा ये बताओ, भारत में कितने अभी महारत्न कंपनियां हो गई हैं? तो याद रखिएगा, भारत में टोटल जो है 12 महारत्न कंपनियां हैं। तो उसको भी याद रख लेना। और 12वां अगर पूछेगा दोस्त तो कौन बना है? REC। व्हाट इज द फुल फॉर्म REC? देखो REC का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, इसका होता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। इसको याद रखिएगा। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम भारत का 12वां महारत्न कंपनी है और भेल भी महारत्न कंपनियों में आता है। याद रखिएगा, एक दिन लेक्चर आप लोग को इस पर दे देंगे, ठीक है। देश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क कहां खुला है? गुजरात में खुला है। इसको भी आप याद रखिएगा। और विश्व व्हेल दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? तो 19 जनवरी को मनाते हैं। 20 फरवरी को मनाया जाता है, इस चीज को याद रखिएगा। और देश का पहला सेमी कंडक्टर यहां पर जो है प्लांट है। याद रखिएगा, देश का पहला जो है सेमी कंडक्टर प्लांट, याद रखिएगा कहां पर खुला है? तो गुजरात में खुला है। इसको याद रखिएगा दोस्तों। और ये कौन से दो कंपनी इसको मिलकर बनाए हैं? तो याद रखिएगा, वेदांता भारत का और फॉक्सकॉन। ये फॉक्सकॉन जो कंपनी है दोस्तों, ये ताइपे का है, ताइवान का है। ताइवान, और ताइवान की राजधानी कहां है दोस्तों? ताइपे है। याद रखिएगा। और ये फॉक्सकॉन और वेदांता, आइडेक्स और नॉर्डेक्स, ये जो सैन्य अभ्यास है,
आईडेक्स मतलब क्या हो गया, इंटरनेशनल डिफेंस एक्सरसाइज, और नॉर्डेक्स मतलब नावल डिफेंस एक्सरसाइज, मतलब नौसैनिक। और ये कहां पे हुआ दोस्तों, अबू धाबी में हुआ, जो यूएई की राजधानी भी है। और इसमें भारत के कौन सा जहाज भाग लिया, आईएनएस सुमेधा। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये पूरा करंट जो है हम लोग पढ़े हैं, ये सभी आपके लिए परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं दोस्तों। अगर हमारा प्रयास सही लग रहा हो तो काइंडली हमारे भी चैनल को क्या कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इतना तो हक बनता है आपसे कहने का दोस्तों, ध्यान रखिएगा।